हाय बच्चों, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट लेसन फर्स्ट जो आपके था सजीव जगत वो कंप्लीट किया था। आफ्टर हम लोग टुडे डिस्कस स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर आप लोगों के लेसन सेकंड। जीव जगत का वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि बेटा हम लोगों को इस चैप्टर की थीम को समझना है तो चैप्टर के नेम से ही अपन लोग समझना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। दो टर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक वर्ड आपके पास सामने नज़र आ रहा है जीव जगत। और जीव जगत के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में थोड़ा हम लोगों ने समझा भी था कि जगत क्या है। जगत किसी भी प्राणी को बांटने का, किसी भी जीवधारी को बांटने का सबसे बड़ा आधार होता है। और इस पृथ्वी के ऊपर जीवों के दो ही जगत मौजूद हैं, एक पादप जगत है और एक जंतु जगत है। एक पादप जगत है और एक जंतु जगत है, ऐसा हम लोग मानते हैं। सेकंड आ रही है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है तो टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स के अंदर, वर्गीकी के अवयवों के अंदर बेटा हम लोगों ने बात की थी। एक की थी पहचान की, एक नामकरण की और एक वर्गीकरण की। मतलब किसी भी जीवधारी को समूह में बांटने के लिए, किसी भी जीवधारी को समूह में बांटने के लिए जिस तरीके का यूज किया जाता है, जिस विधि का यूटिलाइजेशन किया जाता है, वही तरीका क्या कहलाता है बेटा? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंदर ऑल ओवर यदि हम लोग बात करें तो आने वाला क्या है कि जो पृथ्वी पर पादप संपदा मौजूद है, जो जंतु संपदा मौजूद है, उनको किस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं। तो किसी भी जीवधारी को समूह में बांटने के लिए बेटा उसके अंदर प्रेजेंट जो कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, उनको मूल आधार माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है बेटा? मूल आधार माना जाता है। और किसी भी जीव को बांटने के लिए सबसे पहले यदि आधारशिला रखने वाला कोई वैज्ञानिक था तो वो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु था। इस प्राणी संपदा को, जंतु संपदा को यदि वर्गीकृत करने के लिए कोई आधारशिला रखी तो सबसे पहले किसने रखी? अरस्तु ने। और अरस्तु कौन था? आपके एक तो जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक था और एक कौन था बेटा आप लोगों के? वर्गीकी का, जीव विज्ञान का जनक था। इट्स क्लियर। तो सबसे पहले जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, कौन थे बेटा? अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे। इस अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने आकारकीय लक्षणों को आधार मानते हुए, किसको आधार मानते हुए? आकारकीय लक्षणों को आधार मानते हुए, आकारकीय जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस मानते हुए जो पादप हैं उन पादपों को, लक्षणों के आधार पर जो पादप हैं उन पादपों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया था। एक तो था बेटा शाक, एक छुप और एक वृक्ष यानी काष्ठीय। हर्ष, श्रब्स और ट्री के अंदर उन्होंने उन प्लांट को क्या कर दिया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाइड कर दिया था। किसने किया? अरस्तु ने किया। आगे चल के थियोफ्रास्टस भी हम लोग देखते हैं, लेकिन थियोफ्रास्टस ने छुप को भी 2 भागों में बांट दिया था अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसने क्या कर दिया था कि एक तो छोटे आकार वाली छुप जो झाड़ियाँ होती हैं उनको बांटा और एक वृद्ध आकार की, बड़े आकार के जो छुप हैं उनके अंदर वर्गीकृत कर दिया। आगे चल के अरस्तु ने, ये तो पादपों का हो गया, और आगे चल के जंतुओं को भी उसने
रुधिर के रंग के आधार पर, रुधिर के रंग के आधार पर, ब्लड के कलर के बेस पर इन्होंने जो एनिमल्स थे, प्राणी थे, उन प्राणियों को दो भागों में बांट दिया। एक लाल रुधिर वाले प्राणी, लाल रुधिर वाले प्राणी, रेड कलर्ड एनिमल, और अदर कलर्ड यानी लाल रुधिर के अलावा वाले प्राणी। यानी इसने क्या किया, जो एनिमल्स थे उनको रुधिर के रंग के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर कि उपस्थित है या नहीं, और भी देना चाहें तो लाल रुधिर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर थे। तो ऐसे प्राणी जिनके अंदर लाल रंग का रुधिर उपस्थित होता है उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया, ऐसे प्राणी जिनके अंदर लाल रंग का रुधिर नहीं होता उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यदि क्लासिफिकेशन का नींव रखने वाला, आधारशिला रखने वाला कोई वैज्ञानिक था तो वो कौन था, अरस्तु था। इट्स क्लियर। आगे बढ़े। आगे हमारे पास फिर आया आप लोगों के वर्गीकी का जनक। आगे अगला साइंटिस्ट कौन आया, वर्गीकी का जनक। और वर्गीकी का जनक कौन था, फाउंडर और टैक्सोनॉमी कौन था, कैरोलस लिनियस। कौन था बेटा, कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस के काल, कैरोलस लिनियस का जो काल था, जब कैरोलस लिनियस की बात कर रहे हैं तो कैरोलस लिनियस के काल के समय से ही जो पादप थे और जो जंतु थे उनको भी आगे चल के यानी सजीवों को दो जगतों में बांट दिया। सीधी सी हम लोग बात करें तो कैरोलस लिनियस ने दो जगत पद्धति का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया, दो जगत पद्धति का प्रतिपादन किया। टू किंगडम सिस्टम प्रपोज की थी और इन्होंने जितने भी जीव थे उनको दो जगतों के अंदर बांट दिया। एक तो पादप जगत, प्लांटी, आंटी नहीं, प्लांटी समूह के अंदर रख दिया और एक जंतु समूह के अंदर रख दिया था। जंतु जगत के अंदर रख दिया एनीमेलिया। तो उन्होंने क्या किया था, दो जगत पद्धति का प्रतिपादन किया। किसने, कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन करने के बाद जितने भी जीव थे उनको दो जगतों के अंदर बांट दिया। पहला जगत तो प्लांटी जगत हो गया और दूसरा जगत कौन सा हो गया, एनिमल यानी एनीमेलिया किंगडम हो गया था। आगे इन्होंने क्या कहा था वो हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या डिस्कस करते बेटा, क्या ये पद्धति थी वो यूनिवर्सल थी, क्या सार्वभौमिक थी, इसमें जो कहा गया था वो सत्य था क्या, हर किसी के लिए वो ट्रुथ था क्या। तो इस पद्धति को बेटा कुछ समय के लिए फॉलो किया गया था, अपनाया गया था। आगे चल के अलग अलग वैज्ञानिकों ने, विचारधारकों ने इसके अंदर कुछ कमियां गिनाई। जैसे कि उसने कहा था कि इस पद्धति के अंतर्गत हम लोग जो एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, असीम केंद्र की जो जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ससीम केंद्र की जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहु कोशिकीय जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। इनके अंदर विभेद कर पाना कठिन कार्य था, क्योंकि ऐसे भी पादप प्रजातियां थी प्लांटी ग्रुप के अंदर, ऐसे भी प्लांटों को रख दिया जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, यूकैरियोटिक नेचर के थे, यूनिसेलुलर भी थे, मल्टी सेलुलर भी थे। उसके बाद यदि बात करें तो फोटोसिंथेटिक भी थे, नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा आप लोगों ने तो सारी चीज़ों को एक जगह रख दिया और वर्गीकरण तो ये कहता है समानताओं रहे, समानताओं के आधार पर बांटना चाहिए।
यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना चाहिए तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर करना चाहिए, लेकिन ये तो बेटा यहाँ पर कहानी क्या हो गई, उल्टी हो गई, सबको एक जगह रख दिया। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये एक बहुत बड़ी विकट जटिल समस्या है, प्रॉब्लम है, इससे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से यूनिसेलुलर प्लांट है, कौन से मल्टी सेलुलर प्लांट है, कौन से फोटोसिंथेटिक प्लांट है, कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है, कौन से प्लांट स्पीसीज आप लोगों के प्रोकैरियोटिक नेचर की हैं, कौन सी प्लांट स्पीसीज यूकैरियोटिक नेचर की हैं। तो कठिन हो गया ना, इसलिए आगे चल के इस पद्धति में सुधार किया जाने लगा, धीरे धीरे सुधार किए जाने लगा। 2 किंगडम से 3 किंगडम सिस्टम आई, 3 किंगडम सिस्टम से 4 किंगडम सिस्टम आई, और उसके बाद एक सर्वमान्य किंगडम सिस्टम जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है आ गई थी। 5 जगत पद्धति 5 किंगडम सिस्टम आ गई थी। आगे कहा गया था कि जब भी हम लोगों को जीवों को बांटा जाना चाहिए तो बांटने के लिए इनके अलावा भी कई गुणधर्म हैं जिनको आधार माना जाना चाहिए, जैसे कोशिका का प्रकार हुआ, कोशिका भित्ति के संगठन की बात हुई, पोषण की विधि की बात हुई, जनन के प्रकार की बात हुई, या जाति वृत्तिता के लक्षणों की बात हुई। ऐसे कई अनेक लक्षण हैं जिनको वर्गीकरण पद्धति के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए, फिर किसी जीव जगत को बांटना चाहिए। तो इन अनेक लक्षणों को आधार मानकर जो एक नवीन वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की गई, वो कौन सी वर्गीकरण पद्धति थी बेटा? 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा? 5 किंगडम सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग? 5 जगत पद्धति। फाइव किंगडम सिस्टम इम्पॉर्टेंट है बेटा, नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से इस सिस्टम को आप लोगों को फोकस करना है। सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 जगत पद्धति था, इसका प्रतिपादन जो किया था बेटा, वो किया था प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। प्रतिपादन किसने किया? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का प्रतिपादन 1969 के अंदर किया था। ईयर भी याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। तो इस पद्धति का प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 के अंदर किया, और उसने कहा था कि जो जीव है उन जीवों को निम्नलिखित लक्षणों पर को आधार मानते हुए वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो यह पद्धति निम्न लक्षणों पर आधारित थी, निम्न लक्षणों पर आधारित है। पहले कैरेक्टर की यदि हम लोग बात करें तो वो है बेटा कोशिका की संरचना। या कोशिका की जटिलता, कि कोशिका किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, किस प्रकार की है, उसके आधार पर जीवों को बांटना चाहिए। दूसरा है बेटा थैलस की संरचना, या शरीर संगठन, कि जो जीव हैं उनका शरीर क्या एक कोशिका से मिलकर बना है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो जीव है वो एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय है, उसको आधार माना गया था। थर्ड जो कैरेक्टर बेस्ड थी ये सिस्टम, वो थी आपके पोषण की विधि, न्यूट्रेंट मोड के ऊपर बेस्ड थी, पोषण की विधि के ऊपर आधारित थी। पोषण की विधि का मतलब था बेटा कि इस किंगडम सिस्टम के अंदर जो आते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या स्वपोषी थे या परपोषी थे, उसको आधार माना गया था। अगली देखें तो प्रजनन
विधि कि जो प्राणी है वो क्या अलैंगिक जनन करते हैं या लैंगिक जनन करते हैं, उसको भी उस अपने किंगडम सिस्टम के अंदर उसने इंक्लूड किया था। और पांचवा जो आधार लक्षण माना था वो आपके बांटना था जाति वृत्तीय संबंध। जो उद्विकासीय रिलेशनशिप थे, जाति वृत्तीय जो संबंध थे, उनको आधार मान के ये 5 जगत पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। तो ये बेटा करेक्टर्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 जगत पद्धति निम्नलिखित में से किस लक्षण पर आधारित नहीं है। तो उसमें एक करेक्टर अदर इनके अलावा भी इंक्लूड किया गया था, वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप उसका आंसर दे सकते हो। क्लियर? यहाँ तक के बातें, आगे बढ़ें। आगे पर लोग देखते बेटा इन्होंने क्या कहा था R.H. व्हिटेकर ने। तो R.H. व्हिटेकर ने कहा था बेटा कि जितने भी जीव हैं उन जीवों को, सजीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया जाता है इन लक्षणों के आधार पर। और जो 5 जगत बताए उसने सजीवों के, उन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग थे उन लिविंग को 5 जगतों के अंदर बांट दिया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 जगत। पहला जगत था मोनेरा, मोनेरा जगत। दूसरा जगत जो आया था बेटा प्रोटिस्टा। तीसरा जो जगत आया था वो था बेटा आप लोगों के मोनेरा, प्रोटिस्टा, और उसके बाद था फंजाई, जिसको माइकोटा, माइकोटा जगत भी कहा गया था। उसके बाद चौथा जगत जो आया था वो था प्लांटी, प्लांटी जगत, पादप जगत था। और उसके बाद जो कैरोलस लिनियस ने ही जो दूसरा बताया था एनीमेलिया, एनीमेलिया जगत जो जंतु जगत था। इस प्रकार से सजीवों को R.H. व्हिटेकर ने 5 जगतों के अंदर विभाजित कर दिया था। क्लियर? आगे बात करते हैं कि जो मोनेरा जगत था, उस मोनेरा जगत के अंदर सामान्यतः जितने भी सभी प्रोकैरियोटिक जीव थे, उन सभी प्रोकैरियोटिक जीव को, प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया था। क्या किया गया था? सभी प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया था। प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे, उन यूकैरियोट्स को ससीम केंद्रकीयों को सम्मिलित किया गया था, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स, अवपंक कवक आदि। जबकि फंजाई के अंदर जो 7 फंजाई आती थी, 7 कवक थे, उन 7 कवकों को शामिल किया गया था। जबकि प्लांटी जगत के अंदर बेटा जो इंक्लूड किया गया था वो बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया था, जैसे एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पादपों को किसके अंदर शामिल किया गया था? प्लांटी जगत के अंदर सम्मिलित किया गया था। जबकि एनीमेलिया जगत के अंदर बेटा बहुकोशिकीय जो जंतु थे, प्राणी थे, उनको शामिल किया गया था, जिसके अंदर कशेरुक और अकशेरुक दोनों ही संघ के प्राणी आए थे। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों ही फाइलम के एनिमलों को एनीमेलिया किंगडम के अंदर सम्मिलित किया गया था। इट्स क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आप लोगों के NCERT पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर 5 जगत पद्धति का तुलनात्मक स्टडी के लिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है।
एक टेबल बनी हुई है बेटा, उस टेबल को अपन लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं और फिर अपन लोग उसको 1 बाय 1 समझते भी हैं कि क्या उसके अंदर मेंशन है। तो आप लोगों को ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ करनी है बेटा। 5 जगत पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन, और उस तुलनात्मक अध्ययन के अंदर आप लोगों को जो फर्स्ट कॉलम बनाना है बेटा, वो फर्स्ट कॉलम है आप लोगों के लक्षण का। दूसरे कॉलम में एक एक जगत लिखते हुए चलना है। सेकंड कॉलम में मोनेरा जगत। थर्ड कॉलम प्रोटिस्टा जगत। फोर्थ कॉलम के अंदर फंजाई जगत। फिफ्थ में प्लांटी, और लास्ट 6 कॉलम जो आप लोगों को मेंशन करना है यहाँ पर, वो कौन सा है? एनिमेलिया जगत। इस तरह से हम लोग बेटा ये एक पांच जगत पद्धति का 1 बाय 1 अपन लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहला जो लक्षण है बेटा, वो है आपके कोशिका का प्रकार। किस लक्षण को आधार कर हम मानकर हमें इसकी तुलना करनी है? कोशिका के प्रकार को। कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार का मतलब है बेटा, कोशिका क्या इनके अंदर, इस जगत के सदस्यों के अंदर पाए जाने वाली जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, असीम केंद्र की प्रकार की होती है, अथवा ससीम केंद्र की प्रकार की होती है। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है बेटा, पुटअप होता है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक होती है बेटा जो आद्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित कोशिकांग जो होते हैं उनका अभाव होता है। केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो ऐसी कोशिका को जनरली हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों केंद्रक आवरण पाया जाता है, और सभी कोशिकांग यानी अधिकांश कोशिकांग जिसके अंदर उपस्थित होते हैं, ऐसी सेल को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आगे हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बेस पर भी, आगे डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पर भी हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंट मेंशन कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर केवल उसको समझना था, इसलिए सेल बायो में हम लोग ब्रीफ उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कोशिका के प्रकार को बताना है, मेंशन करना है कि कोशिका किस प्रकार की होती है। तो सामान्यतः मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर बेटा प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। बाकी के सभी सदस्यों के अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इसमें भी यूकैरियोटिक, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर सब में, यूकैरियोटिक, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो हर रिमेनिंग जो जगत है उनके अंदर कैसी पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं बेटा, सेकंड जो कैरेक्टर है वो है आपके कोशिका वृत्ति। कोशिका वृत्ति मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर पाई तो जाती हैं, लेकिन वो सेल्यूलोज से बनी नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश जो सेल वॉल है वो मेडअप होती है सेल्यूलोज से। तो इसके अंदर सेल्यूलोज रहित कोशिका वृत्ति पाई जाती है बेटा, जो कि आपके एक तो पॉलीसैकेराइड्स और जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों से निर्मित होती है। किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से और अमीनो अम्लों से निर्मित सेल वॉल मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर पाई जाती है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के मेनी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के
कुछ सदस्यों के अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। आगे आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आगे भी डिस्कस करेंगे कि मोनेरा जगत का एक सदस्य है बेटा माइकोप्लाज्मा, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। उसके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंशन रख लेना आपके माइंड में भी कि माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित जीव है ना, लेकिन मोनेरा जगत का सदस्य तो है। फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ये बेटा उपस्थित होती है और सेल्यूलोस युक्त होती है। कैसी होती है, सेल्यूलोस युक्त, सॉरी सेल्यूलोस रहित होती है। कैसी होगी आप लोगों के, सेल्यूलोस रहित होती है। क्योंकि सामान्यतः बात करें बेटा, यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा मेंशन भी करना है। वो क्या है, आप लोग यहाँ पर चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो कवक होते हैं उन कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। लेकिन वन टाइम नीट के अंदर एक ऑप्शन था काइटिन, सेल्यूलोस और दोनों, और एक ऑप्शन और दे दिया। तो आपको उस समय मेंशन जो आंसर देना था वो दोनों देना है, क्योंकि अधिकांश जो पदार्थ होता है वो तो काइटिन होता है बेटा, लेकिन कुछ मात्रा आपके सेल्यूलोस की भी पाई जाती है ना। तो वहाँ पर ये बात आपके थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ बतला दिया है हम लोगों ने। प्लांटी के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है बेटा ये सेल्यूलोस से निर्मित होती है, सेल्यूलोस युक्त होगी, यानी उपस्थित होती है और सेल्यूलोस युक्त होती है। एनीमेलिया जगत के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा कि जो जंतु है उन जंतुओं के चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर। तो एनीमेलिया के अंदर जंतु आते हैं, जंतु कोशिकाओं के अंदर सामान्यतः सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इट्स क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड कैरेक्टर की बात की। अब बात करते हैं बेटा केंद्रक झिल्ली की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है या नहीं होती, तो ये तो केवल आप लोग बेटा बता किसके आधार पर सकते हो, हमारे फर्स्ट लक्षण के आधार पर ही। इसी में आपको तो एक्सप्लेन करवाया था कि प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। तो इफ यदि प्रोकैरियोटिक है तो उनके सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक है तो उनके सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो कहाँ बेसिक बात थी, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं इसके अंदर, बस लिख दो। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक है इसलिए अनुपस्थित, और सब के अंदर क्या दे देंगे, उपस्थित 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 उपस्थित। इट्स क्लियर। आगे देखें, अगला जो लक्षण हम लोग मेंशन करने वाले हैं वो है आपके काय संरचना, यानी शरीर की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। काय संरचना का मतलब कि ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ऊतकों से मिलकर बनी है, अंगों से मिलकर बनी है, अंग तंत्रों से मिलकर बनी है। ये आपके कोशिकीय संगठन एक टॉपिक आता है बेटा, बेसिक बायोलॉजी का हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक आता है। तो उस समय की कहानी है ये, थोड़ा सा उससे हमें परे जाना होगा, लेकिन एनिमल किंगडम में भी उसका यूटिलाइजेशन होता है। एनिमल किंगडम चैप्टर जब आप लोग डिस्कस करोगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में मेंशन है। तो क्या कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, या ऊतक स्तर का होता है, या अंग स्तर का है, या अंग तंत्र स्तर का है, किस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है बेटा। सामान्यतः यदि हम लोग बात करें तो मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर जो काय संगठन होता है ये कोशिकीय होता है, सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि प्रोटिस्टा जगत की भी बात करेंगे तो इसी में भी कोशिकीय होगा। यदि फंजाई के अंदर बात करेंगे तो बहुकोशिकीय है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, और एक ऊतक स्तरीय भी होगा अथवा ऊतक। यदि प्लांटी जगत की बात करेंगे तो ऊतक जो कि कोशिकाओं का समूह होता है,
और अंग ऊतकों से मिलकर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। तो ऊतक स्तर और अंग स्तरीय प्रकार का काय संगठन पाया जाता है। सेम लाइक बेटा यदि हम लोग बात करते हैं एनिमेलिया के अंदर, तो ऊतक या अंग तंत्र प्रकार का काय संगठन या काय शरीर पाया जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला हम लोग जो यदि देखते हैं तो वो है बेटा पोषण विधि। अगला लक्षण यदि आधार मान के तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो क्या है बेटा? पोषण विधि। पोषण विधि का मतलब अरे खाने में तो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्या वो डायरेक्ट अपने न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, या अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं? यदि अपने फूड को खुद सिंथेसाइड कर लेते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म स्वपोषी होते हैं, और यदि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो परपोषी होते हैं। तो पोषण विधि के आधार पर कैसे हैं? स्वपोषी में भी आपके बेटा दो टाइप आते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषी प्रकार के हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं? क्या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में, रसायनों की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं? जो जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उनको प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक बोला जाएगा, और जो केमिकल की प्रेजेंसी में करेंगे उन्हें बेटा रसायन संश्लेषी कहा जाता है। इट्स क्लियर? तो यहाँ पर वही हम लोगों को मेंशन करना है, वह मैं आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पर आप लोग देख रहे होंगे। ये मेंशन है कि वो प्रकाश संश्लेषी है, रसायन संश्लेषी है, स्वपोषी है या परपोषी है। पोषण विधि के आधार पर इस जगत के सदस्य किस प्रकार के हैं। क्लियर? बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अधिकांशतः मोनेरा जगत के सदस्य कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी में भी रसायन एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और एक ये परपोषी भी होते हैं। और परपोषी जो होते हैं बेटा, ये अपने भोजन के लिए दूसरे मृत पदार्थों पर भी निर्भर रहते हैं, है ना। तो जो मृत पदार्थों पर निर्भर रहेंगे उनको कहा जाएगा मृतोपजीवी, मृतपोषी, एवं जीवित जीवों के ऊपर रहेंगे उसको परजीवी कहा जाएगा। तो परपोषी प्रकार के होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर बेटा ये स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी में केवल ये कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रकार के, और परपोषी भी होते हैं। फंजाई केवल और केवल बेटा परपोषी होता है, क्योंकि उसमें हरित लवक का अभाव होता है, और इसमें ये मृतपोषी और परजीवी होंगे। प्लांटी जगत के सदस्य आपके केवल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, और अधिकांशतः ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यदि हम लोग बात करें एनिमेलिया जगत की, न्यूट्रिशन मोड की, तो एनिमेलिया में हम आते हैं, हम भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको कहा जाता है परपोषी। तो ये परपोषी प्रकार के होते हैं, जो प्राणी संभोजी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, आदि प्रकार से ये अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ बेटा? तो ये न्यूट्रिशन मोड थी। न्यूट्रिशन मोड के बाद में आप लोग यदि लास्ट बेस की बात करोगे तो वो है प्रजनन की विधि। प्रजनन विधि कि भाई ये जो जीव है ये अलैंगिक जनन करेंगे या लैंगिक जनन करेंगे। तो मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं, ये मोनेरा जगत के सदस्य बेटा संयुग्मन के द्वारा जनन करते हैं। इनमें कौन सी विधि होगी? संयुग्मन विधि होती है। और संयुग्मन कॉन्जुगेशन बेटा क्या है? लैंगिक जनन की विधि है।
कॉन्जुगेशन लैंगिक जनन की विधि है, वास्तविक लैंगिक, क्योंकि मोनेरा जगत में याद रखना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए। मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, केवल इनके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन के द्वारा ये लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, और उसमें एक प्रकार है संयुग्मन विधि, तो संयुग्मन याद रखना है। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य हैं इनके अंदर जो जनन की विधि होती है वो युग्मक संलयन होती है, पढ़ी थी ना, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन या सिनगेमी कहलाती थी। तो युग्मक संलयन के द्वारा एवं संयुग्मन विधि के द्वारा ये क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं। यदि बात करें फंजाई के अंदर, तो फंजाई में निषेचन होता है, निषेचन का मतलब वही युग्मक संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, देखते हैं क्या होगा, तो वो निषेचन विधि के द्वारा करते हैं। आगे प्लांटी में भी निषेचन आएगा, वही युग्मक संलयन होगा, और एनिमेलिया के अंदर भी निषेचन आता है। तो केवल मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं, एक तो ये संयुग्मन विधि के द्वारा जनन करते हैं, एक बेटा प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य हैं ये युग्मक संलयन और संयुग्मन विधि के द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के जो सदस्य हैं ये निषेचन विधि के द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। निषेचन क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन अथवा सिनगेमी कहलाती है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मकों के परस्पर संलयन की प्रक्रिया, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट से आपके जो 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति है, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने 1 by 1 कैरेक्टर डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसके आगे की बातें हम लोग आगे करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।